अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर आज हम जिस फ़िलोसोफर को डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है थॉमस हॉब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले इनके बेसिक इंट्रोडक्शन या बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा मशहूर है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि ह्यूमन की जो इंसान की नेचर है वो किस तरह की होती है। उसके बाद जो स्टेट की नेचर है वो किस तरह की होती है। उसके बाद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है इंसान ने या ह्यूमंस ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टेट के साथ या एक दूसरे के साथ, उसकी नेचर क्या होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने जो स्टेट की सोवरेनिटी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की थी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एंड में कंक्लूजन के ऊपर डिस्कस करते हुए जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा थॉमस हॉब्स साहब का, इसको हम क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो जो हमारे आज के फिलोसफर्स हैं थॉमस हॉब्स साहब, ये इंग्लैंड के अंदर इनकी पैदाइश हुई अप्रैल 5 1588 के अंदर, ठीक है। और इनकी डेथ हुई 1679 के अंदर। अच्छा जी, ये जो हमने इससे पहले एक फिलोसफर को डिस्कस किया था जिसका नाम था निकोलो मिकावली। बहुत ही ज़्यादा मशहूर फिलोसफर है, जिनकी फ़िलोसफी जो इन्होंने दी आज के दौर के अंदर हम जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उसके ऊपर इनकी फ़िलोसफीज़ को अप्लाई होता हुआ देख सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़िलोसफीज़ दी थी। तो थॉमस हॉब्स साहब ने क्या किया, थॉमस हॉब्स साहब ने जो मिकावली की जो फ़िलोसफी थी ना, उनको थोड़ा-सा फ़र्दर आगे इलैबोरेट किया है, ठीक है? उनके आगे एनहांसमेंट की उनकी फ़िलोसफीज़ के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने इनका जो फेमस वर्क्स हैं उसके अंदर इनका एक है जी द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। 1640 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद डिसाइव है इसका एक इनका एक वर्क जिसका मतलब है ऑन द सिटीजन्स, ये 1642 के अंदर ये पब्लिश हुई। इनका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस वर्क है जो वो है लेविएथन। लेविएथन इनकी एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट से रिलेटेड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड, जितने भी नेचर और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इन्होंने डिटेल्स के साथ उसको डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है ये लेविएथन है, जो 1655 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर। तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा था कि मैन इज़ सेल्फिश एंड प्रेफर हिज नीड्स, ठीक है। इनका मानना था कि जो इंसान होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है। वो हमेशा हर जगह पे अपनी नीड्स को प्रेफर करता है। उसकी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से मैं जो अपनी नीड्स हैं उनको पूरा कर लूँ। जो अगला बंदा है उसका कोई काम होता है, भला होता है, होए नहीं होता, ना होता ना हो, इसको दूसरे के साथ कोई गर्ज नहीं होता। इनके अकॉर्डिंग इंसान जो होता है उसने हमेशा अपनी जो नीड्स होती हैं वही आगे रखी होती हैं, वही इसने फुलफ़िल करनी होती हैं। अच्छा, अब ये जो क्या वजह हुई कि जो हमारे थॉमस हॉब्स साहब हैं, ये इंसान को सेल्फ़िश कह रहे हैं, ठीक है? जब इनका दौर था तो इनके दौर के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। तो उस सिविल वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स कंडक्ट किए गए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्रूएलिटी की गई, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सोशल इवल्स को फ़रोग़ दिया गया, बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर सोशल इवल्स को इम्प्लीमेंट किया गया उसके अंदर सिविल वॉर के अंदर। बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्राइम को प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा जुर्म किए गए उसके अंदर। तो इस वजह से इन्होंने जो ये सारा ये जो सिविल वॉर का ये एरिया था, ये इन्होंने खुद विटनेस किया था। तो उसी वजह से सिविल एरिया के अंदर जो ये जो सोशल इवल्स हुए हैं, उन सोशल इवल्स की वजह से जो हमारे थॉमस हॉब्स साहब हैं, इनका मानना था कि नहीं भाई, जो इंसान है ना, जो ह्यूमन है, वो बहुत ही बुरा है, वो बहुत सेल्फिश होता है। वो हमेशा क्या करता है कि उसके अंदर लालच होता है, उसने जब भी काम करना है, उसने बस अपने लिए काम करना है, दूसरा उसकी तरफ से ब भाड़ में जाता है जाए। तो इसीलिए जो हमारे थॉमस हॉब्स साहब हैं, इनका मानना था कि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, हमेशा जो अपनी नीड्स होती हैं उन्हीं को प्रेफ़र करता है, बाकी उसको किसी से कोई सरोकार नहीं होता। अच्छा, ये पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि स्टेट इज़ मैन मेड, नॉट गॉड गिफ्टेड।
बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। इनका मानना था कि जो स्टेट होती है ना, जो रियासत होती है, ये असल में इंसान खुद बनाता है, अपने फायदे के लिए बनाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि इनका मानना है कि इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, अपना फायदा देखता है। तो सेम यही बात ये कह रहे हैं कि जो स्टेट होती है, जो रियासत होती है, वो असल में इंसान बनाता है और वो अपने फायदे के लिए ही बनाता है। ये गॉड गिफ्टेड नहीं होती स्टेट, ठीक है। तो इंसान स्टेट के अंदर है कि क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है एक दूसरे के साथ कि पीस को मेंटेन रखने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो तो उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इनका उसी तरह से फिर वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसको हम कनेक्टिवली उसको बोल देते हैं कलेक्टिवली कि एक स्टेट है। तो इसलिए ये मानते हैं कि जो स्टेट होती है ना, वो बंदा खुद बनाता है अपने फायदे के लिए, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होती। अच्छा, उसके बाद he developed a social contract theory regarding the origin and nature of state. इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने एक बनाई, जिसके अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जिसके अंदर पहला क्या है, ह्यूमन नेचर। इन्होंने ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की कि असल में ह्यूमन नेचर किस तरह की होती है। उसके बाद इन्होंने बात की स्टेट ऑफ नेचर कि जो स्टेट होती है इसकी कौन सी नेचर होती है। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि असल में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस एक दूसरे के साथ स्टेट बना के जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का है। अब उसके बाद एंड पे इन्होंने सोवरेनिटी ऑफ स्टेट की बात की कि अच्छा हमने स्टेट बना ली, हमने जो स्टेट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करना था वो हमने कर लिया, लेकिन बाद में हमने स्टेट की सोवरेनिटी भी तो किसी को देनी है ना। उसकी गवर्नमेंट या उसको कंट्रोल भी तो करने के लिए किसी बंदे को ऊपर बिठाना है कि जो सारे जो अमूर हैं, जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव या जुडिशरी का जो भी काम है, कोई एक बंदे के पास तो इख्तियारात होने चाहिए ना, तो सारा कुछ जो कंट्रोल कर रहा हो। तो इसके ऊपर भी इन्होंने बात की। सॉवरेनिटी के ऊपर मैं पहले बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की थी कि इंसान जो होता है ये सेल्फिश होता है, अपनी प्रेफर्स को हमेशा ये अपनी नीड्स को प्रेफर करता है। तो इसलिए इन्होंने सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत बात की कि इंसानों के ऊपर ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो किसी को जवाब ना दे, जिससे कोई ना सवाल कर सकता, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, ताकि जो फैसला करे वो फैसला जो है वो अवाम को मानना पड़े। ठीक है, तो इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। तो जो हमारे थॉमस हॉब साहब हैं, ये बताते हैं कि जो इंसान होता है ना, ये भी एक बेसिकली जानवर ही होता है, एनिमल ही होता है। बस इंसान के अंदर और जानवर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है कि जो इंसान होता है उसके पास फैकल्टीज ऑफ स्पीच होती हैं और फैकल्टीज ऑफ रीजन होती हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल इज फैकल्टीज ऑफ स्पीच एंड रीजन। अब जो कोई जानवर है, वो जानवर होता है, एक तो वो बोल नहीं सकता, दूसरा उसके पास रीजन की पावर नहीं होती, वो किसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकता, उसके पास सोचने समझने की पावर नहीं होती। ठीक है, वो सोचने समझने से परे होता है। तो इनका मानना है कि इंसान भी जो है वो एक जानवर ही है। अगर उसके अंदर और इंसान को इंसान क्या चीज बनाती है, जानवर से अलग क्या चीज करती है, वो ये चीज अलग करती है कि इंसान जो है बोल सकता है, सुन सकता है, और उसके पास रीजन की एक स्पिरिट होती है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपने फैसले ले सकता है, अपने उसको वो ये अंदाजा लगा सकता है कि अच्छा ये मैं काम कर रहा हूँ, इस काम से मुझे फायदा होगा, या ये काम मैं कर रहा, इस काम से मुझे नुकसान होगा, जिस काम से मुझे रुक जाना चाहिए, या दूसरे काम से मुझे फायदा हो रहा है तो वो मुझे करना चाहिए। तो उसके पास पावर ऑफ रीजन होती हैं जो उसको एनिमल से या जानवरों से उसको मुख्तलिफ करती हैं। अच्छा, वांट टू गेट अल्टीमेट पावर, दैट्स वाई ही कम्पीट्स एंड क्वाल। अगेन आ गई ना वही बात जो इन्होंने पहले की थी कि जो इंसान है वो सेल्फिश है, हमेशा अपनी नीड्स को ही प्रेफर करता है। तो यही वो कह रहे हैं कि इंसान ना बहुत बड़ा लालची है। वो क्या करता है कि वो हमेशा अगर उसके पास कुछ पावर है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक रोजमर्रा जो हमारे सोसाइटी के अंदर एग्जांपल यूज होती है, एक बंदा उसके पास साइकिल है, तो वो किसी बाइक वाले को देखता है तो वो कहता है यार काश मेरे पास ना बाइक हो। तो बाइक वाला जो होता है वो किसी गाड़ी वाले को देखता है तो कहता है कि काश मेरे पास भी कोई गाड़ी हो। तो जो गाड़ी वाला होता है वो आगे सो ऑन, ऐसे वो एक दूसरे के साथ वो रिलेट करते हैं। जो बंदा होता है ना वो लालची होता है, वो कहता है कि मैं जो अगर मेरे पास कुछ है तो उससे ज्यादा हो। ठीक है, अगर एक अमीर है ना तो फिर भी वो यही कहेगा कि मैं इससे और ज्यादा अमीर हो जाऊं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो इंसान होता है वो अनलिमिटेड पावर हासिल करना चाहता है। तो अनलिमिटेड पावर हासिल करने के लिए वो क्या करता है
जाहिर सी बात है फिर वो दूसरों से कम्पीट करता है। जब वो दूसरों से कम्पीट करेगा तो फिर वो आसानी से तो नहीं ना इसको दे देंगे कोई चीज़ जो वो लेना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जंगें होती हैं, पहले ज़माने में जंगें हुआ करती थी, वो किस लिए हुआ करती थी कि किसी दूसरी कंट्री की जो टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा किया जाए, या उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको वहाँ से लूटा जाए, उन रिसोर्सेज को वहाँ से हासिल किया जाए। तो आगे से जो कंट्री होती है वो कम्पीट करती है। जब वो कम्पीट करती है आगे उनकी रोकती है, तो जाहिर सी बात है फिर आगे क्वारल्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, इसी वजह से होती हैं। ठीक है, किस वजह से कि जो इंसान होता है वो अनलिमिटेड पावर हासिल करना चाहता है। अच्छा जी, बाय बर्थ और ऑल इक्वल बट डिफरेंट इन स्ट्रेंथ एंड मेंटल कैपेसिटी। अब इनका मानना था कि जब इंसान पैदा होता है ना, तो पैदा होते तक जो तमाम इंसान होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सही बात है, मानने वाली बात है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो वो सारे इक्वल होते हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस किस बेस पे होता है कि कुछ जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं, उन अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और कुछ जो होते हैं बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। जैसे आजकल हमारे दौर के अंदर आप देखो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा मोटे ताज़े तगड़े होते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं बिल्कुल ही वो दुबले पतले से होते हैं, हड्डियों का ढांचा बने होते हैं। तो इनका ये मानना है कि पैदाइश के वक़्त सारे इक्वल होते हैं, लेकिन उनके अंदर फिज़िकली उनके अंदर डिफ़रेंस होती है, और उसके बाद मेंटल कैपेसिटी के अंदर वो एक-दूसरे से डिफ़रेंस रखते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बच्चा है, दोनों बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है याद करने के लिए, एक टीचर एक टॉपिक याद करने के लिए दे देता है दोनों बच्चों को। अब एक बच्चा वही टॉपिक 5 मिनट के अंदर याद कर लेता है और दूसरा बच्चा उसी टॉपिक को 20 मिनट के अंदर याद करता है। वो किस वजह से याद करता है? देर से याद करता है कि उन दोनों की मेंटल कैपेसिटीज़ एक-दूसरे से डिफ़रेंट हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमें थॉमस हॉब्स जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान एक-दूसरे से स्ट्रेंथ के अंदर एक-दूसरे से वैरी करते हैं, और मेंटल कैपेसिटी के अंदर एक-दूसरे से वैरी करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं, इनका कहना है कि ड्यू टू फियर मैन बिकम एक्टिव। थोड़ा-सा यहाँ पे बात को समझिएगा कि फियर या खौफ की वजह से जो इंसान है वो एक्टिव कैसे होता है। जैसे यहाँ पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं। किसी एक जगह पर गोलियाँ चल रही हैं बाहर, ठीक है? तो अब एक आदमी है, उसकी फैमिली बाहर गई हुई है। तो जब बाहर गोलियाँ चलेंगी तो वो जो आदमी होगा, वो क्या होगा, उसको डर लग जाएगा, उसको खौफ लग जाएगा कि मेरी फैमिली बाहर है, ठीक है? उनको कुछ हो ना जाए। तो वो क्या करेगा, जल्दी से अपने घर से निकलेगा, अपनी फैमिली को ढूँढेगा और अपने घर के अंदर लेके आके उनको महफ़ूज़ करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? अब ये जो बंदा क्या हुआ है कि पहले अगर वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलती, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सिचुएशंस होती, तो क्या अगर वो बंदा वो पड़ा हुआ था, रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ था, नॉर्मल वो अपनी कंडीशंस के अंदर पड़ा हुआ था, बिल्कुल वो सैटिस्फाई था उस कंडीशंस के साथ, तो क्या वो एक्टिव होता? डेफ़िनेटली नहीं होता, ठीक है? तो इस वजह से जो फ़ियर है ना, फ़ियर, वो इंसान को एक्टिव रखता है, ठीक है? जब इंसान एक्टिव रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर अपनी प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा काम करेगा। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हमारी जो डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर लेते हैं। दोनों एक-दूसरे के बहुत बड़े एनिमीज़ हैं। तो अब वो एक-दूसरे के एनिमीज़ होने की वजह से वो क्या करते हैं कि अपना बहुत सारा जो बजट होता है ना, वो वेपन्स के अंदर या आर्मी को बाय करने के अंदर वो सर्व कर देते हैं। वो किस वजह से सर्व कर देते हैं? वो उन दोनों को एक-दूसरे का फ़ियर है कि अगर मैं एक मैदान में पीछे रह गया, दूसरा कंट्री मेरे ऊपर हमला कर देगा। वो फ़ियर है, इन दोनों को एक-दूसरे का फ़ियर है। उस फ़ियर की वजह से वो क्या है, वो हर टाइम, हर दफ़ा वो एक्टिव रहते हैं और अपनी जो ज़रूरियात हैं, उनको साथ-साथ वो प्रोग्रेसली मीट कर रहे हैं। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। अच्छा जी, मैन इन स्टेट ऑफ नेचर इज़ पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। अब थॉमस हॉब्स साहब का मानना है कि अगर सिंपली नेचर के अंदर इंसान रहे, कोई इसका किसी के साथ सोशल कॉन्टैक्ट ना हो, तो बिल्कुल ही वो गरीब, लाचार और बिल्कुल छोटी ज़िंदगी वाला एक आदमी है, ठीक है? जो एक बिना किसी मकसद के गरीबी के साथ एक छोटी-सी ज़िंदगी गुज़ारेगा और एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। तो अच्छा जी, इट इज़ अ वॉर बिटवीन एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। अगेन वही बात होगी कि ये एक आदमी के दूसरे आदमी के साथ एक जंग होती है
किस वजह से जंग होती है कि वो एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर सुपीरियॉरिटी हासिल करना चाहता है, दूसरे आदमी के ऊपर फोकियत हासिल करना चाहता है, ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल करना चाहता है, अनलिमिटेड पावर हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान वॉर्स होती हैं। अच्छा जी, फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेट मैन इन स्टेट ऑफ नेचर। अगेन वही बात होगी कि जैसे फियर जो होता है वो इंसान को एक्टिव रखता है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली फियर की। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे इंसान को डोमिनेट करता है स्टेट ऑफ द नेचर? सेल्फ इंटरेस्ट, अब फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वो क्या करेगा, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जिसके पास सोर्सेज हैं वो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसकी जो टेरिटरी है उसकी ऑक्यूपाई करेगा और वहाँ से जो सोर्सेज हैं वो निकालना शुरू कर देगा। अब जो एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक किया है वो उसने किसी फियर की वजह से नहीं किया, बल्कि उसने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से उसके ऊपर फियर किया। उसको पता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं इस कंट्री के साथ मैं वॉर करता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से वॉर जीत सकता हूँ तो मुझे ये वाले जो जियोपॉलिटिकल फ़ायदे हासिल होंगे या मुझे जो रिसोर्सेज़ हैं वहाँ के वो मुझे आसानी से मिल जाएँगे। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट है। 2 चीज़ें इंसान को एक्टिव रखती हैं, कौन-कौन सी? फ़ियर और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ नो लॉ देन देयर विल बी नो इंडस्ट्री, नो एग्रीकल्चर, नो नॉलेज, नो आर्ट्स, नो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है? सीधी-सीधी सी बात है कि अगर कहीं पे लॉ नहीं होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगी, तो क्या होगा? सोशल इविल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। जब सोशल इविल्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, तो इंसान क्या करेंगे? लूट-मार शुरू हो जाएगी, कत्लेआम शुरू हो जाएगा। तो जिस वजह से जो बिल्कुल सही और गलत का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। सभी जब सही और फ़र्क का ग जो सॉरी सही और गलत का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा, तब ना कोई इंडस्ट्री रहेगी, ना कोई एग्रीकल्चर रहेगा, ना कोई नॉलेज रहेगा, कोई बंदा किसी की कोई वो कह लो कि रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर तरफ जो है वो सोशल इविल्स ही आम हो जाएँगी। अच्छा जी, अब उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किस नेचर का है, उसकी नेचर क्या है। अच्छा जी, पीपल कॉन्ट्रैक्टेड टू फॉर्म अ सोसाइटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ मिजरेबल, ब्रिटिश एंड अदर सोशल इवल्स। अब थोड़ा सा इसको पिछले जो हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है उसके साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है वो एक सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी किस लिए बनाता है? टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरेबल ब्रिटिश एंड अदर सोशल इवल्स, के दूसरी जो ब्रिटिश या सोशल इवल्स हैं उनसे बचने के लिए इंसान क्या करता है कि अपनी एक स्टेट बनाता है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अमन कायम करने के लिए होता है और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक जगह है, वहाँ पर एक बंदा है वो बिल्कुल अकेला रहता है। अब वो बंदा अकेला रहता है तो उसको ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो राहज़न होते हैं, जो चोर होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो उसके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जो जो चोर या डाकू हैं, उसको आसानी से नुकसान पहुँचा सकेंगे। वो आगे से उनको रिटेलिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है? लेकिन उधर ही जो कुछ 10-12 लोग या 25 लोग इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके इकट्ठे रह रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि उनके अंदर सिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? उनके पास उन डाकुओं से या चोरों से लड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, इसलिए फिर वो उनके ज़्यादा चांस हो जाएँगे उससे बचने के लिए। अच्छा जी, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स टू सोवेरियन एंड ओबे इट्स कमांड। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, थॉमस होब्स साहब हमारे कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो अपने जो नेचुरल राइट्स होते हैं, वो जो अपना सोवेरियन होता है या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है या जो रूलर होता है, उसको दे देते हैं। यानी वो फिर जो उनके नेचुरल राइट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एक तरह से। यानी वो कोई भी फ़ैसला स्टेट के अकॉर्डिंग वो खुद नहीं ले सकते, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक रूलर कायम कर दिया जाता है। वो रूलर क्या करता है, असल में वो जो सारे जो फ़ैसले होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हों, एग्ज़ीक्यूटिव हों या जुडिशरी के हों, वो सारे फ़ैसले वो एक रूलर ही लेता है, ठीक है? और फिर इन लोगों को उस रूलर के सारे फैसले मानने पड़ते हैं। द सिविलियन कैन डू एनीथिंग, पीपल डोंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है? अब इनका कहना है कि वो जो सिविलियन होगा ना, जो रूलर होगा, वो कुछ भी कर सकता है। उधर लोगों को प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिविलियन या रूलर कोई फैसला लेता है, लोगों को वो पसंद हो चाहे ना पसंद हो, वहाँ पर जो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये उनके पास कोई राइट नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो फैसला रूलर ने या सिविलियन ने ले लिया है,
वही फैसला आखिरी होगा, वही फैसला पहला होगा, वही फैसला आखिरी होगा, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात करते हैं सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। हॉब्स बिलीव दैट विदाउट सोवेरियन पावर पीस कांट बी मेंटेन्ड। इनका मानना था कि अगर एक सोवेरियन पावर ही ना होगी तो पीस को मेंटेन नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें किसी एग्जांपल के साथ, एक सोसाइटी है जिसके अंदर 10-12 घर हैं। अब उनके अंदर अगर कोई सोवेरियन पावर नहीं ना होगी तो जिस बंदे का दिल करेगा मुंह उठा के रूल तोड़ देगा, ठीक है। रूल तोड़ देगा, ना उसको कोई पूछने वाला है, ना उसके ऊपर कोई सोवेरियन पावर है जिसकी वजह से वो पीस होगा, वहाँ पे पीस अल्टीमेटली फिर वहाँ पे पीस जो होगा वो नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद सोवेरियन पावर विल बी फाइनल। जो अगेन वही बात होगी, जो सोवेरियन पावर जो होगी वो जो फैसला कर देगी वो सबको मानना पड़ेगा। विल नॉट बी बाउंडेड टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ही डजंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिम। वही बात कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसके ऊपर लगेगा, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि आपने ये फैसला बनाया है, आपने ये कानून बनाया है, वो ये आपने क्यों बनाया है। अगर आपने ये कानून बनाया है, ये गलत हो गया, इसकी हमें खातिर खा जो वो उसके आउटकम्स हैं वो नहीं मिले, तो इसका आप जो मुआखजा है वो कैसे करेंगे, कोई बंदा उनसे नहीं पूछ सकता, किसी को कोई राइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की, जो बेसिक जो इन्होंने थ्योरी पेश की। थॉमस हॉब्स साहब का ये मानना था कि जो इंसान होते हैं ना, ये सेल्फिश होते हैं, ये आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकते, ये हमेशा लालच करते हैं, अपनी लालच के लिए जो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट होती है उसको सबसे आगे रखते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर हमने किसी भी स्टेट के अंदर पीस क्रिएट करना है, वहाँ से ब्रूटैलिटी और सोशल इवल्स को हमने निकालना है, तो वहाँ पर हमें एक सोवेरियन पावर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होगी, वहाँ पे एक सोवेरियन पावर लगानी होगी। और वो जो सुपीरियन पावर सोवेरियन पावर होगी वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं होगी। यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने एक सुपीरियन पावर बिठा दी है। वो मोनार्की भी हो सकती है, किंग भी हो सकती है, एक मलका भी हो सकती है, एक बादशाह भी हो सकता है, और वो वहाँ पे कुछ लोगों का एक ग्रोह भी हो सकता है, ठीक है, 10-12 या 15 लोगों का एक ग्रोह भी हो सकता है। एरिस्टोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, लेकिन उसके पास क्या होगी, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होंगी। उसको कोई बंदा उसका उसको एहतसाब के लिए नहीं कह सकता, उसको कोई बंदा उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ये पॉलिसीज बनाई, अच्छा ये तो गलत हो गई हैं, अब आप क्या करोगे, कोई बंदा इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इन्होंने एब्सोल्यूट पावर्स दे दी हैं, अनलिमिटेड पावर दे दी हैं किसको, ये जो सोवरेनिटी है, जिसकी वजह से इनका क्या मानना है कि जो इंसान होगा असल में बिगड़ा हुआ जो इंसान है ना, बिगड़ा हुआ इंसान जो ये बिगड़ा हुआ जानवर है, इसको कंट्रोल करने के लिए ना ऐसा ही एक बंदा चाहिए जिसके ऊपर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, ताकि वो अपनी जैसे चाहे अपनी मर्जी चलाए और जो इंसान है उनको कंट्रोल करे, सोशल इवल्स को कम करे, और जो हमारी स्टेट या सोसाइटी है उसके अंदर पीस लेके आए और सोशल इवल्स का खात्मा करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दिस, एंड